मेरे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने 2 लेक्चर्स के अंदर हमने एम्पलीफायर के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ वहाँ हम टच नहीं कर पाए। स्पेशली लोड लाइन का कुछ कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं। स्टेबिलिटी तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन स्टेबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, जिनके हम यहाँ बात करेंगे। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा फास्टली इसको मैं कवर करूँगा। यदि आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर गो थ्रू होना है, पिछले लेक्चर्स के बारे में जानना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। एम्पलीफायर एक्चुअली क्या करता है, एक वीक सिग्नल को का लेवल रेज करता है, उसका लेवल बढ़ाता है, और इसके अंदर जो वेव की शेप है वो चेंज नहीं होती। मैं पहले भी बताया था, वेव की शेप चेंज नहीं होती। वेव की शेप सेम रहे, आइडेंटिकल रहे, तभी हम एक एम्पलीफायर को अच्छा एम्पलीफायर मानते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं हाई फाई एम्पलीफायर है। हाई फाई मीन्स हाई फिडेलिटी, मीन्स उसकी फेथफुलनेस अच्छी है। जो इनपुट सिग्नल देंगे उसका रिप्लिका ही आउटपुट में आएगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका शेप वही रहेगी, रिप्लिका आएगा। फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जो इनपुट सिग्नल दोगे वही आउटपुट के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। तो इसमें आगे देखिए कि एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए। सिग्नल इज जनरली ए आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर। देखिए, जब एम्पलीफिकेशन आप करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि एक इनपुट सिग्नल होगा, और एम्पलीफाई होने के बाद वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इनपुट के अंदर जो सिग्नल जाएगा वो किस चीज़ का जाएगा, वो किसी ट्रांसड्यूसर का जाएगा। ऐसा तो है नहीं आप बोल रहे हो सीधा उसने एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। एम्पलीफायर के अंदर क्या होगा कि वहाँ कुछ एक कोई ट्रांसड्यूसर या कोई भी सेंसर वहाँ होगा। वो सेंसर क्या करेगा, उसको सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, जो आपने वॉइस सिग्नल है आपका, कोई भी फिजिकल पैरामीटर का कोई भी सिग्नल है, वीडियो कोई लाइट आ रही है उसको, या डिस्प्लेसमेंट है उसको, अल्टीमेटली उसको सेंसर क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, फिर एम्पलीफायर की इनपुट बनता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट पे जाता है। तो ये सिग्नल जो है वो बहुत वीक होता है, उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है। वो एम्पलीफाई होने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा एक स्टेज के, मल्टीपल स्टेजेस से एम्पलीफाई होने के बाद, उसके बाद प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद, जो भी हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं उसकी, फिर लास्ट स्टेज के अंदर फिर वो क्या कहाँ जाता है, एक्चुएटर के अंदर जाता है। एक्चुएटर यहाँ हम लाउड स्पीकर का एग्जाम्पल लिया है। तो मैं IoT के कंसर्न में इसको बात कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी स्टार्टिंग स्टेज की बात करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में हम ये मानते हैं सेंसर होता है। सेंसर की आउटपुट से बात करें तो लो, वहाँ सिग्नल का लेवल लो होता है, ठीक है। या समटाइम्स क्या होता है, सिग्नल को बहुत हाई लेवल का भी सिग्नल होता है, लेकिन उसको हैंडल करने का फिर तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन जब एक लो लेवल का सिग्नल है तो उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है। ये एक डायग्राम है कि यहाँ एक इनपुट सिग्नल है जो किसी सेंसर से मिला हुआ है, यहाँ एक एम्पलीफायर है और ये लोड है। ये हमारा एक डायग्राम है, जनरल डायग्राम है। उसके बाद कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब देखिए कि कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सेचुरेशन रीजन, इन 3 रीजन में, और 4th रीजन और होता है, उसकी हम जनरली बात नहीं करते, रिवर्स एक्टिव रीजन बोलते हैं, उसकी बात नहीं करते क्योंकि वो यूज़ नहीं करते हम। तो जनरली हम इन 3 रीजन्स को यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी किसी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ किया जाता है, जब भी किसी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ किया जाए, कहीं भी आप यूज़ करते हैं एज ए स्विच यूज़ करते हैं, तो वो कट ऑफ रीजन में और सेचुरेशन रीजन में काम करेगा। मैं ये मानता हूँ कट ऑफ रीजन में एक ट्रांजिस्टर करंट को पास नहीं होने देता, और सेचुरेशन रीजन में वो कम्प्लीटली पास कर देता है। जितना आप इनपुट दोगे वो कम्प्लीटली वो उसको पास कर देगा, वो ऑन की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसमें एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता वो।
और एक्टिव रीजन के अंदर क्या करता है, एक्टिव रीजन के अंदर हम उसका एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी आपको स्विचिंग के लिए यूज़ करना हो, स्विचिंग का मैंने जहाँ आपको रिलेज बताया था, जो मुझे ध्यान आ रहा है, जब मैंने रिलेज बताया था आपको एक्चुएटर्स के अंदर, जब रिलेज डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि रिलेज जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज है, उनकी लिमिटेशन है कि उसके अंदर इनर्शिया इफेक्ट होता है, मूविंग पार्ट होता है, इनर्शिया इफेक्ट होता है। सो द एक्चुएशन, जो एक्चुएशन की जो स्पीड है वो कम होती है, तो उस स्पीड को फास्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिले यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिले एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिले एक स्विच है, ठीक है। और वो स्विच कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच का मतलब क्या है, वो एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर है, कट ऑफ रीजन में काम करेगा तो ऑफ है, सेचुरेशन रीजन में काम करेगा तो ऑन है। तो जहाँ भी एज ए स्विच आपको यूज़ करना है तो वो इन दो रीजन्स के बीच में वो फ्लक्चुएट करता है। जब आप उसको ऑन करोगे तो वो सेचुरेशन रीजन में, ऑफ करोगे तो कट ऑफ रीजन में। एक्टिव रीजन में जनरली हम एम्पलीफिकेशन का काम करवाते हैं कि एक्टिव रीजन में। अब कट ऑफ रीजन में कैसे जाएगा, कि उसका जो इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन यदि कॉमन एमिटर की बात करोगे तो बेस एमिटर के बीच में रहता है, ठीक है। और यदि आप कॉमन बेस की बात करोगे तो बेस और एमिटर के बीच में रहता है, फिर एमिटर के ऊपर इनपुट है और बेस कॉमन है। कॉमन कलेक्टर की बात करोगे तो बेस और कलेक्टर के बीच में रहता है, ठीक है, इनपुट सेक्शन। तो मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि एक एम्पलीफायर का इनपुट सेक्शन होता है, एक आउटपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन को आप यदि रिवर्स बायस करो, आउटपुट सेक्शन भी रिवर्स बायस हैं, दोनों सेक्शन यदि रिवर्स बायस हैं, इट मीन्स क्या है कि वो कट ऑफ रीजन में काम करेगा। यदि एक्टिव रीजन में काम करवाना है तो इनपुट सेक्शन को आप फॉरवर्ड बायस करो और आउटपुट सेक्शन को आप रिवर्स बायस कीजिए। और सेचुरेशन रीजन में जब काम करेंगे तब आप दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दीजिए, तो ये क्या होगा, सेचुरेशन रीजन में काम करेगा। यहाँ देखिए जंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहे आप जंक्शन की फॉर्म में बात कर लीजिए। मैंने तो आपको जो आप जनरली डायग्राम बनाते हैं, एक एम्पलीफायर का डायग्राम बनाते हैं, उस बेस पे आपको बता दिया है। अब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कैसे काम करता है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जब यहाँ ये इंक्रीज करेगा सिग्नल, तो इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ करंट इंक्रीज होगा, यहाँ बायसिंग फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो ड्रॉप है, यहाँ जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ ड्रॉप ज़्यादा होगा, यहाँ ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स कि आपको आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज है वो कम मिलेगी। तो आउटपुट में वोल्टेज जितना आप बायसिंग, यहाँ बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज होती चली जाएगी तो आउटपुट में वोल्टेज कम होती चली जाएगी, आउटपुट में वोल्टेज कम होती जा रही है, ठीक है। जब आप रिवर्स बायस में बात करोगे तो इससे अपोजिट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। ये इसका वर्किंग है प्रॉपर जो मैं अभी बता रहा हूँ कि 180 का फेज शिफ्ट आता है फाइनली आउटपुट में। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना कि जो VCE है, CE मीन्स कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो हमें सिग्नल मिलेगा, जो वोल्टेज मिलेगी, पोटेंशियल मिलेगा, वो होगा जितना आपने VCC लगाया है माइनस जितना RC के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, जितना आपने VCC लगाया माइनस जितना यहाँ ड्रॉप हो गया, इसकी बात है। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ इस तरीके का सिग्नल आप इनपुट में लगाओगे, आपको आउटपुट में ये सिग्नल मिलेगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में से हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की ही ज़्यादातर बात करेंगे। इनको मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आइडियल एम्पलीफायर की मैंने आपको बात बताई थी कि आइडियल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, आउटपुट इम्पीडेंस 0, आइडियल की बात कर रहा हूँ मैं, और वोल्टेज गेन इनफाइनाइट, करंट गेन इनफाइनाइट एंड पावर गेन इनफाइनाइट, ठीक है। थोड़ा सा आइडियलिज्म से थोड़ा नीचे आगे बात करते हैं, क्योंकि आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं। तो एक बहुत अच्छे एम्पलीफायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई, आउटपुट इम्पीडेंस वेरी वेरी लो, एंड जो करंट वोल्टेज और पावर गेन्स है दोज मस्ट बी वेरी हाई। ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। फिर उससे नीचे आगे बात करें कि वो भी हमें जब नहीं मिल पा रहा, फिर हम उससे नीचे बात करेंगे कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो मॉडरेट है, आउटपुट इम्पीडेंस है वो मॉडरेट है, मॉडरेटली लो और मॉडरेटली हाई। ये हमने क्यों लिखा है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं कॉमन कलेक्टर से और कॉमन बेस से कंपेयर कर रहे हैं। यदि कॉमन एमिटर
कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस से कंपेयर करूं तो ये उनके बीच में कहीं लाई करता है। जब मैं कॉमन कलेक्टर से और कॉमन बेस से कंपेयर करूं तो वो इनके बीच में कहीं लाई करता है। कॉमन कलेक्टर की जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वेरी हाई, आउटपुट इम्पिडेंस वेरी लो, और कॉमन बेस का अपोजिट होता है, कॉमन बेस का इनपुट इम्पिडेंस वेरी लो, आउटपुट इम्पिडेंस इज वेरी हाई। ठीक है, यहाँ हाई करंट गेन मिलता है कॉमन एमिटर में आपको, हाई वोल्टेज गेन मिलता है, हाई पावर गेन मिलता है। इनपुट और आउटपुट जो है 180 के फेज शिफ्ट के ऊपर होती है। यहाँ कंपैरिजन आप देख सकते हैं, मिलमैन हेल्कियास से मैंने उठाया हुआ है ये पैरामीटर्स, ये जो वैल्यूज़ हैं वहाँ से पिक की है, मिलमैन हेल्कियास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है वहाँ से। तो ये AI मीन्स गेन, करंट गेन, AV मीन्स वोल्टेज गेन, RI मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस, और RO मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट इम्पिडेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हाई AI, इसका हाई कॉमन एमिटर का ये हाई है, ये हाई है। ठीक है, कॉमन कलेक्टर में आप देखोगे तो करंट गेन तो हाई है, वोल्टेज गेन लो है। यदि कॉमन बेस में देखोगे तो ये इनपुट जो इसका करंट गेन है वो लो है और वोल्टेज गेन हाई है। ठीक है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए उसके बाद आप रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे। रेजिस्टेंस में दोनों मीडियम है, ये हाई और लो है, ये लो और हाई है। तो आप इन सब को कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने पे ये पाओगे कि इनके अंदर आपको हाई वोल्टेज गेन यहाँ मिल रहा है और हाई वोल्टेज गेन यहाँ मिल रहा है। जनरली हम वोल्टेज में ही बात करते हैं। यहाँ देखो माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन से कंफ्यूज मत होना। माइनस साइन गेन के अंदर सिर्फ ये शो करता है कि जो आउटपुट और इनपुट है वो आउट ऑफ फेज है, वो अपोजिट फेज की है, सिर्फ ये इनका मीनिंग यही है। तो माइनस से कंफ्यूज मत होना कि माइनस यहाँ तो माइनस में मिल रहा है आपको गेन, यहाँ प्लस में मिल रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ नेगेटिव साइन सिर्फ उनका जो फेज शो कर रहा है, एक फेज पॉजिटिव में है तो दूसरा उस टाइम नेगेटिव है, जैसे मैं डायग्राम में दिखा चुका हूँ ये। तो यहाँ तो आपको वोल्टेज गेन नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ आपको वोल्टेज गेन मिल रहा है फिर भी इसको यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न इसका ये इम्पिडेंस है। इनपुट इम्पिडेंस एक अच्छे एम्पलीफायर का वेरी हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पिडेंस लो होना चाहिए, जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, इसने जो एम्पलीफिकेशन करेगा मोस्टली अपने अक्रॉस ही वेस्टेज कर देगा सारे की। ठीक है, ये इसका मीनिंग ये है। और यहाँ आपको जो रेजिस्टेंस का इम्पिडेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है वो बहुत अच्छी मिल रही है और यहाँ आपको मीडियम मिल रही है। तो यहाँ आपको करंट गेन भी मिल रहा है, वोल्टेज गेन भी मिल रहा है, और मॉडरेट आपको मॉडरेटली लो बोलेंगे हम इसको, मीडियम नहीं बोलेंगे, मीडियम लो आप कह सकते हो, ये मॉडरेटली हाई। और उसके बाद क्या है, यहाँ कंपैरिजन दो, वहाँ विद वैल्यूज़ दिखा रखा था, ये मैंने वैसे लिख के दिखा दिया। कॉमन एमिटर ही क्यों यूज़ होता है ये मैंने बता चुका हूँ, मैं सारा ये मैंने अभी बताया है आपको कि क्यों यूज़ करते हैं। कॉमन बेस को क्यों नहीं यूज़ करते। कॉमन बेस के अंदर जो इम्पिडेंस की पोजीशन है, इम्पिडेंस जो है इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस है वो वर्स्ट है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। कॉमन कलेक्टर मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। कॉमन कलेक्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम एज ए बफर यूज़ करते हैं, एज ए बफर कॉमन कलेक्टर को यूज़ करते हैं। कॉमन कलेक्टर जनरली लोड से पहले, जब देर आर मैनी स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम वहाँ एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन लगा देंगे। आप देखोगे भी डायग्राम कुछ देखोगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो यू कैन क्लियरली सी इन देयर। डीसी लोड लाइन का कंसेप्ट, लोड लाइन के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। लोड लाइन का मतलब ये नहीं है ट्रांजिस्टर के अंदर कोई लाइन बनी हुई है, ये एक डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया गया है। जब आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जब आप एक ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो ऑन पेपर ये सब काम होता है और ऑन पेपर आप इसको ड्रॉ करोगे और ऑन पेपर ये आपको बताएगा कौन कौन से स्टेबल पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और स्टेबल पॉइंट की भी मैं भी बात करता हूँ। तो ये आपको क्या बताता है, जनरली लोड लाइन आपको क्या बता रही है, ये VCE एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के
रेफरेंस में ये ड्रॉ की जाती है। आप देखिए इसके अंदर लोड लाइन क्या है, वो VCC RC की वैल्यू को लेते हुए गिवन वैल्यू को क्योंकि VCC आप फिक्स लोगे, RC आप फिक्स लोगे। अब कौन कौन सी वैल्यू IC की हो सकती है और कौन कौन सी वैल्यू VCE की हो सकती हैं, थोड़ा डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक मिनट, हाँ सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए मैं इस स्लाइड पे आया हूँ, अदरवाइज ये तो बहुत आगे की स्लाइड है। आप देखिए यदि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये बाकी और कुछ मत देखिए, सिर्फ आप ये देखिए यदि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफरेंट ग्राफ क्यों बने हैं, डिफरेंट इनपुट करंट्स को लेते हुए ग्राफ बने, ये हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि लोड लाइन की क्या ज़रूरत थी, कहीं भी ऑपरेटिंग पॉइंट लगा देते, कहीं भी कोई भी वैल्यू ले देते, ठीक है। तो लोड लाइन की का मीनिंग क्या है, यहाँ ये समझिए कि लोड लाइन कुछ दो पर्टिकुलर पॉइंट में खींची जाती है। सबसे पहली चीज़ ये है, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर, वो मैं अभी बताऊंगा। लोड लाइन ड्रॉ करने के बाद, लोड लाइन ड्रॉ करने का पर्पज़ क्या था, लोड लाइन ड्रॉ करने का पर्पज़ ये था कि ये आपको स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट देती है। अब क्या है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले ये समझो कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स क्या है। ऑपरेटिंग पॉइंट्स आर द सेट ऑफ values of VCE, IC and IBE कह सकते हैं। VCE आपको दिख रहा है, यदि आप मैं यहाँ रख देता हूँ पॉइंटर, तो इसका मतलब क्या, आपको कोई एक VCE मिल रही है, किसी पर्टिकुलर VCE की वैल्यू मिल रही है। यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ आपको एक IC की वैल्यू मिल रही है, और ये कोई IB की वैल्यू के लिए ड्रॉ किया गया ग्राफ, IBE या IB बोल सकता हूँ। जनरली जो करंट को है वो हम सिंगल नोटेशन से शो करते, तो IB के लिए, तो इट मीन्स ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट है। आप कहेंगे कि क्या यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं हो सकता, मैं कहूँगा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट यदि यहाँ रखोगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की हम बात कर चुके हैं पहले, तो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं होगा। यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ रखेंगे तो होगा, हाँ यहाँ होगा। यहाँ आपको VCE की वैल्यू मिल रही है और IC की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से एक ग्राफ और ड्रॉ हो जाएगा, वहाँ से आपको IB की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ से आप ऑपरेटिंग पॉइंट अब क्या हुआ, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या को यदि मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ ए सेट, ऑपरेटिंग पॉइंट इज ए सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करंट एंड वोल्टेजेस, आप ये कह सकते हो, ठीक है। इनपुट करंट की तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन उसके रेफरेंस में कोई इनपुट वोल्टेज भी होगी कोई, ठीक है। लेकिन जनरली क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि जनरली इनपुट वोल्टेज के रेफरेंस में ऑपरेटिंग पॉइंट अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज उसको मैं साइड में कर देता हूँ, उसको मैं ये कर देता हूँ कि नहीं, उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम ये मानते हैं कि IC, IB और VCE की वैल्यू लेते हैं कि वहाँ उन सब के लिए एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए, एक स्टेबल पॉइंट होना चाहिए। जिन वैल्यूज़ के लिए हमारे सिस्टम वर्क करेगा वो पॉइंट्स होने चाहिए। तो DC लोड लाइन के अंदर क्या है, जो VCE एक्सिस, जो X एक्सिस होता है, और IC Y एक्सिस के ऊपर होता है, और हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दो पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, हमें एक कट ऑफ के तरफ मिलेगा और एक हमें सैचुरेशन के ऊपर मिलेगा। तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, उससे हम लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। और देखिए जब ये एक आपकी आउटपुट इक्वेशन क्या होती है कॉमन एमिटर मोड की, VCC इज इक्वल टू VCE प्लस ICRC। ये मैंने इक्वेशन पहले आपको शो की थी अभी थोड़ी देर पहले, 2 स्लाइड पहले, कि उसमें मैंने ये लिख के दिखा था VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये मैंने आपको इक्वेशन शो की थी और डायग्राम में भी शो किया था, ठीक है। तो जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ है तो उस टाइम क्या होगा, इसका मतलब नो करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो इट मीन्स क्या है कि जीरो करंट होगा। जीरो करंट, इसमें वैल्यू IC की जीरो रख दीजिए, आपको VCC इज इक्वल टू VCE मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
कट ऑफ के ऊपर क्या होगा, VCE जो वोल्टेज होगी, VCE जो पॉइंट होगा वो VCC के इक्वल होगा। मींस मैक्सिमम जो ड्रॉप हो सकता है किसी भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कलेक्टर और एमिटर के बीच में, वो VCC के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट आपका आया VCE, 0। यहाँ हमने एक्स एक्सिस का पॉइंट पहले लिखा है, वाई एक्सिस का बाद में लिखा है। और उसके बाद क्या है, जब सैचुरेशन मोड में चले जाएंगे, सैचुरेशन मोड का मतलब क्या है कि उस टाइम आपका जो कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो ड्रॉप हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो जो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में मैं ये मानता हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन, कम्प्लीटली वो करंट को फ्लो करवा रहा है, कंडक्शन उसका मैक्सिमम है, कंडक्शन मैक्सिमम है, इसका मतलब वहाँ ड्रॉप नहीं हो रहा है। उस टाइम ड्रॉप नहीं हो रहा तो इसको मैंने जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, जीरो हो गया, ये मान लिया नहीं, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो क्या होगा, VCC विल बी इक्वल टू IC/RC। तो आपको जो पॉइंट मिला, यहाँ से IC की वैल्यू निकालोगे तो VCC/RC। तो आपका जो पॉइंट है जीरो, एक तो जीरो हो गया, जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर VCC/RC। मीन्स करंट किसी भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करंट है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम करंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आपके समझने की बात है कि जब भी आप डिजाइनिंग करते हो तो इससे ज़्यादा करंट आपके सर्किट में कभी होगा ही नहीं। ये देखिए दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट यहाँ हमने वो नहीं ड्रॉ किए, जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ नहीं की जो मैंने अभी आपको बताई थी। सिर्फ ये है कि कॉम्प्लिकेशन आपको कम्प्लेक्स ना दिखे चीज़ें, ठीक है, कम्प्लेक्स ना दिखें। तो यहाँ क्या हुआ कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब इससे इधर जाएंगे तो सैचुरेशन रीजन और इससे इधर जाएंगे तो कट ऑफ रीजन। DC लोड लाइन की मैं बात बता चुका हूँ, अपर एंड कहाँ है, लोअर एंड कहाँ है, ये हम बात कर चुके हैं। DC और AC लोड लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है। DC लोड लाइन तब ड्रॉ की, उन कंडीशंस में ड्रॉ की जाती है जब मैं कोई भी AC सिग्नल अप्लाई नहीं करता, बिना AC सिग्नल अप्लाई किए, ओनली सिर्फ वहाँ DC सप्लाई रहेगी, DC जो सप्लाई हम देते हैं वो रहेगी, ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगी, आप ये कह सकते हो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगी, और AC सिग्नल जो जिसको हमने प्रोसेस करना है वो वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा। बिना AC सिग्नल अप्लाई किए हम इसको DC लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं, और AC लोड लाइन को तब ड्रॉ करते हैं जब हम AC सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और उसके बाद क्या है, AC एनालिसिस कैसे करते हैं किसी का भी, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये डायग्राम मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम का कंसेप्ट यूज़ करके कैसे हमने एक टाइम में एक ही सप्लाई रखनी, एक ही पावर रखनी, एक ही वोल्टेज सोर्स रखना है, यू कैन से वोल्टेज सोर्स रखना है। तो यदि मैं इस वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कर दूँ, इसको रखना चाहता हूँ, तो मुझे इसको ग्राउंड करना पड़ेगा, इसको ग्राउंड करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करोगे तो इसका मीन्स ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा AC मॉडल के अंदर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। AC लोड लाइन अब कैसे ड्रॉ करेंगे, अब इसमें इसी सर्किट के यूज़ किया गया है, जो यहाँ हमने इसको कन्वर्ट किया इसके अंदर, और फिर यहाँ इन्हीं का यूज़ किया गया है। तो जो AC कलेक्टर वोल्टेज है, तो VCE इज इक्वल टू VCE। इस VCE और इस VCE में क्या डिफरेंस है, देखिए ये DC है और ये यहाँ पर ये AC है। तो यहाँ आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, IC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी IC की वैल्यू आ जाएगी। अब सैचुरेशन पॉइंट जब होगा तो उस टाइम क्या होगा, VCE 0 होगा, मीन्स कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो ड्रॉप होगा 0 होगा। तो उस टाइम आपको ये वैल्यू आपको IC सैचुरेशन की मिल जाएगी। करंट से I स्मॉल लिखा गया है, ये ध्यान रखना
कि जब आपको सर्किट थ्योरी पढ़ाया गया था जब आपको, तो आपको ये बताया गया होगा कि कुछ साइन कन्वेंशंस, कुछ कन्वेंशंस हम यूज़ करते हैं, कुछ कन्वेंशंस हम यूज़ करते हैं, और वो कन्वेंशंस क्या है कि हम कैपिटल आई या वी या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स या पावर का पी, इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल्स का यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स हम आरएमएस की बात कर रहे हैं या डीसी की बात कर रहे हैं, याद होगा शायद आपको। और यदि मैं स्मॉल के अंदर बात करता हूँ, स्मॉल आई यूज़ किया, स्मॉल वी यूज़ किया, मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, इनके अंदर ये नोटेशन यूज़ होती है। तो स्मॉल की जब मैं बात करता हूँ तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम एसी सिग्नल की बात कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिंग की बात कर रहे होते हैं, हम वेरिंग सिग्नल की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी हम किस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या वैल्यू है उसकी बात कर रहे होते हैं। देखिए एसी सिग्नल है, लेकिन यदि हम आरएमएस की वैल्यू आरएमएस वैल्यू लेंगे तो हम कैपिटल में शो करेंगे। फिर ये मत कंफ्यूज होना कि कैपिटल में शो कर रहे हैं तो हम डीसी की बात करें, नहीं, आरएमएस वैल्यू भी यदि शो करेंगे तो हम उसको कैपिटल से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें वैल्यू मिल गई आई सी सेचुरेशन की, हमें वैल्यू यहाँ से मिल गई, और यहाँ हमें आई कट ऑफ की यहाँ से वैल्यू मिल गई कि वी सी ई कट ऑफ क्या होगा, वो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो यहाँ हम अब लोड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से ये डीसी लोड लाइन पहले से ड्रॉ थी, अब एसी लोड लाइन हमने न्यू ड्रॉ कर दी है। ठीक है, हमने एक सेचुरेशन कट ऑफ ले लिया था, सेचुरेशन ले लिया, दोनों पॉइंट ले लिए थे कि वी सी की क्या वैल्यू होगी और आई सी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट करके, और उसके बाद आई सी और वी सी पॉइंट्स यहाँ पॉइंट आउट कर लिए, या आप ये कह सकते हो कि इनको यहाँ लोकेट कर लिया, और लोकेट करने के बाद हमने ड्रॉ कर दी।